बिग बैंग के पहले क्या था? जब हमारा ब्रह्मांड ही नहीं मौजूद था तब क्या चीज मौजूद थी? अगर इस सवाल को डीप लेवल पर सोचा जाए तो यह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पिछली 2 सदियों से हम विज्ञान की फील्ड में बहुत तेज रफ्तार से प्रोग्रेस कर रहे हैं। एडवांस्ड टेलीस्कोप्स आने के बाद हम ब्रह्मांड की भी कई सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ जानने और करने के बावजूद हमारे सामने कुछ ऐसे सवाल खड़े हैं जिनका उत्तर ढूंढना आज भी हमारे लिए उतना ही कठिन है जितना सदियों पहले था। आज हम आपको उन्हीं सवालों के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें से एक सवाल ये भी है कि आखिर हमारे ब्रह्मांड के पहले क्या था। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द मिस्टीरियस डार्क एनर्जी। हम सब ये जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके फैलने की गति एक्सपोनेंशियल है, यानी हर सेकंड यह बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके पीछे का कारण एक मिस्टीरियस एनर्जी है जिसे डार्क एनर्जी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह एक ऐसी एनर्जी है जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही डिटेक्ट किया जा सकता है। हम बस इसके असर को अपने ब्रह्मांड में ऑब्जर्व कर सकते हैं। वैज्ञानिक इस बात को लेकर तो निश्चित है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन इस मिस्टीरियस एनर्जी की वजह से ही हो रहा है। लेकिन यह एनर्जी कहां से आती है, यह किसी को भी नहीं पता। What is dark energy exactly? According to our current understanding, कई सारे एस्ट्रोफिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट्स ये बताते हैं कि डार्क एनर्जी स्पेस की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि डार्क एनर्जी स्पेस की ही एक प्रॉपर्टी है जो उससे कभी भी अलग नहीं की जा सकती। जहां जहां स्पेस रहेगा वहां वहां डार्क एनर्जी का होना 100% निश्चित है। हमारे ब्रह्मांड के एक्सपैंड होने की वजह से जब भी किसी नई स्पेस की फॉर्मेशन होती है तो उस नए स्पेस के साथ साथ एक्स्ट्रा डार्क एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। यह डार्क एनर्जी स्पेस को फिर से एक्सपेंड करती है और यह प्रोसेस ऐसे ही रिपीट होता जाता है। डार्क एनर्जी का ओरिजिन एक ऐसा सवाल है जो हमें ब्रह्मांड की कई सारी मिस्ट्रीज को सुलझाने में मदद कर सकता है। क्या डार्क एनर्जी बिग बैंग के समय भी मौजूद थी? क्या ये हमें किसी दूसरे ब्रह्मांड की वजह से मिली है? क्या इस डार्क एनर्जी का कभी अंत होगा या फिर यही हमारे ब्रह्मांड के अंत का कारण बनेगी? यह सवाल सुनने में जितने आसान लगते हैं, उनका उत्तर ढूंढना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि वैज्ञानिक लगातार डार्क एनर्जी पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि उसको धीरे धीरे डिकोड किया जा सके। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने तो यूक्लिड नाम का एक टेलीस्कोप भी लॉन्च किया है जिसका मुख्य मकसद है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर रिसर्च करना। Why do certain fundamental constants of nature like the speed of light have the values they do? हम सब ने ये तो पढ़ा है कि प्रकाश की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि आखिर यह संख्या एग्जैक्टली 3 लाख ही क्यों है? असल में प्रकाश की रफ्तार एग्जैक्टली 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड है। इस वैल्यू को कई सारे एक्सपेरिमेंट्स द्वारा कन्फर्म किया जा चुका है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण और फेमस एक्सपेरिमेंट था माइकलसन-मोरली एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा प्रकाश की रफ्तार की एग्जैक्ट वैल्यू को जानने के लिए अपोलो मिशंस के दौरान चांद पर कुछ मिरर्स को भी रखा गया था। जब भी उन मिरर्स पर लाइट डाली जाती है तो वह रिफ्लेक्ट होकर वापस पृथ्वी पर आती है। उसी लाइट की रीडिंग को लेकर वैज्ञानिक प्रकाश की रफ्तार का एग्जैक्ट अंदाजा लगा लेते हैं। Why is that value exactly how it is? हम सब लाइट की रफ्तार की वैल्यू को तो जानते हैं, लेकिन वह वैल्यू उतनी ही क्यों है ये किसी को नहीं पता। सिर्फ लाइट स्पीड ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड है, लेकिन ऐसा क्यों है ये कोई भी नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल, एटम्स के अंदर मौजूद 2 सबसे महत्वपूर्ण पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कांस्टेंट है, लेकिन वह चार्ज उतना ही क्यों है इसका उत्तर किसी भी वैज्ञानिक को नहीं पता। इन सभी कांस्टेंट चीजों को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे हमारा यूनिवर्स प्री प्लान्ड है, यानी इसे प्लान करके बनाया गया है। लेकिन फिलहाल वैज्ञानिकों के पास इस बात का भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस जैसे कुछ कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारी दुनिया किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन द्वारा बनाई गई एक सिमुलेशन हो सकती है, लेकिन यह कितना सच है और कितना झूठ ये कोई नहीं जानता। What was before Big Bang? The Big Bang Theory। फिलहाल की थ्योरीज के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत आज से 13.8 अरब साल पहले हुई थी। एक छोटे से बिंदु में कुछ डिस्टरबेंस होने की वजह से वह तेजी से एक्सपेंड होने लगा और उसने हमारे ब्रह्मांड का स्वरूप ले लिया। शुरुआती समय में हमारा ब्रह्मांड बहुत गर्म था
जिस वजह से एलिमेंट्री पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना पाते थे। लेकिन ब्रह्मांड की शुरुआत के करीब 3,80,000 सालों बाद यूनिवर्स का तापमान 2,700 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ। तापमान के कम होने की वजह से यूनिवर्स में इतनी ठंडक आ चुकी थी कि अब पहले एटम की फॉर्मेशन हो सकती थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस समय हमारे ब्रह्मांड में पहले एटम का निर्माण हुआ और वह एटम हाइड्रोजन एलिमेंट का रहा होगा। तापमान जैसे जैसे घटता गया वैसे वैसे हमारे ब्रह्मांड में कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स की फॉर्मेशन होने लगी। इस पूरी थ्योरी को द बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। करंट साइंटिफिक कम्युनिटी में इसी थ्योरी को यूनिवर्स के पैदा होने का कारण बताया जाता है। लेकिन इस थ्योरी से जुड़ा एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ आम लोगों को बल्कि वैज्ञानिकों को भी बहुत परेशान करता है। बिग बैंग के पहले क्या था? कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि बिग बैंग के पहले कुछ भी नहीं था और कुछ भी नहीं का मतलब है कुछ भी नहीं। यह उत्तर सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसको कई सारे रिसर्च पेपर्स में एक्सप्लेन किया जा चुका है। द बिग बाउंस थ्योरी। वहीं वैज्ञानिकों का एक दूसरा ग्रुप ये कहता है कि हमारे ब्रह्मांड के पहले भी एक दूसरा ब्रह्मांड था। जब पहले वाले यूनिवर्स का अंत हुआ तभी हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हो पाई। इस थ्योरी को द बिग बाउंस थ्योरी कहा जाता है और स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर के जरिए आप इस पूरी थ्योरी को एक आसान जरिए से समझ सकते हैं। फिलहाल हमारा ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन बिग बाउंस थ्योरी के मुताबिक एक समय ऐसा आएगा जब धीरे धीरे हमारा ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। अंत में इसका साइज एक सिंगुलैरिटी के बराबर का हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसकी शुरुआत हुई थी। वापस से उस सिंगुलैरिटी में डिस्टरबेंस होने की वजह से एक दूसरे ब्रह्मांड का निर्माण होगा और यह साइक्लिक प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जो रिपीट होता रहता है। बिग बैंग के पहले क्या था यह निश्चित रूप से तो अभी भी कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे पास इससे जुड़ी थियरीज जरूर हैं जिनके सॉलिड प्रूफ्स को ढूंढने के लिए वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। हाउ डिड लाइफ ऑरिजिनेट ऑन अर्थ एंड इज इट कॉमन इन द यूनिवर्स? हाउ डिड लाइफ स्टार्ट ऑन अर्थ? आज से करीब 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। यह जीवन समुद्र के अंदर मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास पैदा हुआ। हाइड्रोथर्मल वेंट्स समुद्र की सतह में होने वाले होल्स को कहते हैं, जिनके जरिए पृथ्वी के अंदर की गर्मी आसपास के एरिया को एक हैबिटेबल तापमान प्रदान कर पाती है। कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के आपस में बॉन्ड बनाने की वजह से पृथ्वी पर पहले जीवों का जन्म हो पाया। धीरे धीरे यह जीव विकसित होते गए और अरबों सालों बाद आज यह हम इंसानों के रूप में पृथ्वी पर मौजूद हैं। गोल्डीलॉक्स जोन। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंगल ग्रह पर भी एक समय पर पानी हुआ करता था, लेकिन वहां पर ऐसा कोई भी जीवन ओरिजिनेट नहीं हो पाया। इसका कारण माना जाता है सूर्य का हैबिटेबल जोन। सूर्य के आसपास एक ऐसा एरिया मौजूद है जहां पर तापमान सबसे परफेक्ट होता है और रेडिएशन लेवल भी बैलेंस्ड होते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि हमारी पृथ्वी इसी एरिया में मौजूद है, जिससे साइंटिफिक भाषा में द गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी वैज्ञानिक आज तक यह क्लियर रूप से पता नहीं लगा पाए हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे नॉर्मल एटम्स के आपस में मिलने से चेतना का निर्माण हुआ और यह लाइफ इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे होती गई। पंसपर्मिया थियरी। पंसपर्मिया नाम की एक थियरी के मुताबिक हमारी पृथ्वी पर मौजूद जीवन असल में ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने से आया है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर पानी लाने के पीछे कॉमेट्स का हाथ था। शायद उन्हीं कॉमेट्स में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स मौजूद थे जिन्होंने जीवन को संभव बनाया। अगर यह थ्योरी सच है तो इस बात के भी बहुत हाई चांसेस हैं कि पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन मौजूद हो सकता है। इस कंफ्यूजन के साथ साथ वैज्ञानिकों को एक और बहुत बड़ा डाउट है और वह ये है कि क्या ब्रह्मांड में लाइफ का पैदा होना एक कॉमन चीज है। फिलहाल हमारी पृथ्वी ही इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर जीव जंतु मौजूद हैं। वैज्ञानिक पृथ्वी जैसे कई सारे ग्रहों को ढूंढ चुके हैं, लेकिन उनमें से किसी पर भी जीवन मौजूद होने के कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि हम इंसान बहुत यूनिक हैं, या फिर ब्रह्मांड के विस्तार को देखकर ये कहा जा सकता है कि हम इंसानों से भी एडवांस्ड लाइफ फॉर्म्स इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं मौजूद होंगे। अभी तक वैज्ञानिकों को इन दोनों ही सवालों का उत्तर नहीं मिला है, लेकिन आपका क्या मानना है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाउ डू ब्लैक होल्स ट्रूली फंक्शन? डज द इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स शो दे आर अ पोर्टल टू अनदर यूनिवर्स? ब्लैक होल्स का निर्माण विशाल तारों के फटने की वजह से होता है। जब एक बहुत छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा मैटर इकट्ठा होता है तो उस एरिया की डेंसिटी बढ़ जाती है। जब यही डेंसिटी इन्फिनिट हो जाती है तो ब्लैक होल्स का निर्माण होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल में जो भी चीजें जाती हैं उनका वापस आना इम्पॉसिबल होता है।
यह सुनने में भले ही एक सिंपल चीज लगे, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम के मुताबिक एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय। जो चीजें ब्लैक होल के अंदर जाती हैं उनके अंदर भी एनर्जी मौजूद होती है, लेकिन वह एनर्जी ब्लैक होल में जाने के बाद क्या डिस्ट्रॉय हो जाती है? उस एनर्जी का क्या होता है ये कोई नहीं जानता। पार्ट्स ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल के मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं, इवेंट होराइजन एंड सिंगुलैरिटी। इवेंट होराइजन उस बाउंड्री को कहते हैं जिसे पार करने के बाद कोई भी चीज ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल सकती। इसी बाउंड्री के अंदर मौजूद होती है सिंगुलैरिटी, जो ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ब्लैक होल का सारा द्रव्यमान इकट्ठा होता है। यह सिंगुलैरिटी बिल्कुल वैसी ही है जैसी बिग बैंग थ्योरी में मेंशन की जाती है। यही कारण है कि कुछ वैज्ञानिक ब्लैक होल्स को दूसरे ब्रह्मांड का पोर्टल भी बताते हैं। व्हाइट होल्स। कुछ थियरीज तो ब्लैक होल के अपोजिट रूप यानी व्हाइट होल के होने का भी दावा करती हैं। जिस तरह से ब्लैक होल के अंदर जाने वाली कोई भी चीज कभी बाहर नहीं आ पाती, वैसे ही व्हाइट होल में किसी भी चीज का अंदर जाना इम्पॉसिबल होता है। जिस तरह से एक ब्लैक होल सिर्फ चीजों को अंदर खींचता है, वैसे ही एक व्हाइट होल चीजों को सिर्फ बाहर उगलता है। ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट के होने का कोई भी प्रूफ साइंस के पास नहीं है, लेकिन यह कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग जरूर है। स्टीफन हॉकिंग द्वारा प्रपोज की गई एक थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल्स हॉकिंग रेडिएशन नाम की एक प्रक्रिया के जरिए इवेपोरेट हो जाते हैं। अभी भी इस थ्योरी पर रिसर्च एंड स्टडीज चल रही है, लेकिन फिलहाल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का इकलौता सॉल्यूशन इस थ्योरी को ही बताया जाता है। वैसे आपको क्या लगता है कि ब्लैक होल्स नए यूनिवर्स को जन्म देते हैं या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।